बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से बारिश बरस रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलकर बैठ गई थी, जो कि बाहर की जानिब खुलती थी। मुझे बारिश की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं अपने कामकाज निपटाकर खिड़की के सामने आकर बैठ गई थी, क्योंकि मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने एक कच्चा प्लॉट था। जब भी बारिश होती थी तो उससे बहुत ही खूबसूरत भीनी भीनी सी खुशबू उठती थी। मगर आज तो मैंने जैसे खिड़की खोली, मेरा दिमाग ही घूम गया था, क्योंकि निहायत गंदी सी बदबू मेरे नथनों से टकराई थी, और ये बदबू सामने वाले प्लॉट से ही आ रही थी। मैंने गौर किया कि देखूं आखिर ये बदबू किस चीज़ की है, और तब मेरी नज़र गोश्त पर पड़ी थी। उस प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा गोश्त पड़ा था, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ही लग रहा था। मैं ये मंजर देखकर ही घबरा गई थी और खिड़की बंद करके लेट गई थी। मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई थी। नींद इतनी गहरी और मीठी थी कि मैं अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर हो चुकी थी। जब रात के वक्त अम्मी ने मुझे आकर उठाया था, वो कहने लगी, क्या बात है ज़किया, तुम दोपहर से सोई हुई हो और अब तो हर तरफ अंधेरा फैल गया है, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अम्मी की बात सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि मुझे दोपहर में सोने की आदत हरगिज नहीं थी। मैं झट से उठ बैठी थी और बोली, पता नहीं अम्मी, आँख कैसे लग गई? अम्मी कहने लगी, अच्छा बुखार तो नहीं है? अम्मी मेरे मामले में बहुत हसास थी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का आसरा थी। मेरी भाभी बहुत जालिम किस्म की औरत थी और भाई तो उनके इशारों पर नाचते थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करती थी। मैं बोली, नहीं नहीं अम्मी, मैं बीमार नहीं हूँ, आप फिक्र न करें। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर आ गई, मगर भाभी मुझे देखते ही बोली, उठ गई महारानी, सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम जैसी नाकारा लड़की ससुराल में गुजारा कैसे करेगी। वहाँ काम करना पड़ गया तो तुम्हें तो यूं ही मौत पड़ जाएगी। भाभी की बात पर अम्मी दहल गई थी। वो कहने लगी, अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी को कुछ हो। आमना तुम भी हद करती हो। मैंने भाभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और किचन में आ गई ताकि रोटी पका सकूं, मगर अम्मी पहले से ही रोटी पका चुकी थी। अब बस भाई की वापसी का इंतजार था ताकि खाना खाया जा सकता। भाई घर आए तो उन्होंने हाथों में रंग बिरंगे फ्रूट के शॉपर पकड़े हुए थे। वो कहने लगे, आमना ये फ्रूट रख लो, अम्मी और जकिया को भी दे देना। इतना कहकर भाई का फर्ज पूरा हो जाया करता था। भाभी ने कभी हमें फ्रूट देना गवारा नहीं किया था, और न ही भाई ने कभी उनसे इस मुतालिक इस्तफसार किया था। खैर, आज जब मैंने शॉपर में आम देखे तो मेरा जी ललचाने लगा था, और तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब्बू की बहुत याद आई थी। वो जब हयात थे तब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मैं अम्मी से हालात का शिकवा किया करती तो वो मुझसे कह दिया करती थी कि ज़किया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही अच्छे घर में ब्याह कर जाओगी। तुम्हारा शौहर तुम्हारे नाज नखरे उठाएगा, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अम्मी की बातें सुनकर मेरे दिल को ज़रा सुकून हो जाया करता था। उम्मीद की रोशन किरण नजर आने लगती थी। खैर, आज आम खाने को दिल चाहा था, मगर ये सोचकर सब्र कर लिया कि मुझे कौन सा आम मिल जाना है। मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए तो हम सब ने मिलकर खाना खाया था। उसके बाद अम्मी अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वो जल्दी सो जाने की आदी थी, जबकि मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए और किचन साफ किया। फिर मैं आकर अपने कमरे में लेट गई थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर चूंकि मैं दिन भर सोती रही थी तो मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी बहुत महदूद सी थी। एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था। मेरे पास फ़कत रिसाले ही हुआ करते थे, जो मैं पड़ोसन से उधार लेकर पढ़ा करती थी। अब भी मैंने एक रिसाला निकाला और पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैं मुकम्मल तौर पर कहानी में महू थी जब मुझे एक सनसनीखेज सी आवाज़ सुनाई दी थी, ज़किया। मैंने इर्द गिर्द देखा कि मुझे कौन पुकार रहा है, मगर मुझे कोई वजूद नजर न आया। मैंने सोचा कि हो सकता है अम्मी मुझे आवाज़ दे रही हूँ। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। अम्मी के कमरे में झांक कर देखा तो अम्मी गहरी नींद सो रही थी। मैं बड़ी घबरा गई थी, इसलिए भागते हुए कमरे में दाखिल हुई और रिसाला एक साइड पर रखकर कंबल में मुंह छुपा कर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद फिर से मुझे आवाज़ सुनाई दी थी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, ज़किया, ज़किया। मैं बहुत डरी हुई थी। फिर खिड़की से ठंडी सी बदबू भी आती रही थी। सारी रात यूं ही पहलू बदलते हुए ही गुजर गई थी। सुबह फजर की अजान गूंजी तो कहीं जाकर मेरे दिल को ठारस मिली थी। मैंने उठकर वजू किया और नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेटते ही सो गई। रात भर की बेख्वाबी थी, इसलिए बहुत अच्छी नींद आ गई थी। मेरी आंख दिन चढ़े ही खुली थी। सूरज अपने आबोताब से चमक रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि कल भी मेरे सोने पर भाभी ने बहुत वावीला किया था ना। न जाने आज वो क्या कयामत ढाने वाली थी। मैं बाहर निकली तो अम्मी बर्तन धो रही थी। भाभी उनके पास ही बैठी सब्जी बना रही थी। जब भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो कहने लगी, क्या हुआ ज़किया, आजकल तुम्हें नींद बहुत आ रही है। जवान लड़कियों का दिन चढ़े तक सोना अच्छी बात नहीं होती। मैं बोली, रात भर जागती रही हूँ, इसी वजह से अब आंख नहीं खुली। भाभी ने तंजिया कहका लगाया। फिर वो कहने लगी, आंटी जी खबरदार हो जाएं, अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपकी बेटी को रात भर नींद भी नहीं आती। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। मैं बस उंगलियां मरोड़ती ही रह गई थी। भाभी कहने लगी, चलो अब तुम आ ही गई हो तो सब्जी बना लो, मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है।
भाभी अपने कमरे में चली गई तो अम्मी मेरे रूबरू आकर खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी क्या बात है, रात भर नींद क्यों नहीं आती तुम्हें? मैं बोली, अम्मी मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है, मगर मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुर्सी पर बैठा दिया और मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये प्यार, ये मोहब्बत तो सिर्फ वालिदैन ही दे सकते हैं बच्चों को, दूसरे लोग तो बस बातें बनाते रहते हैं। मैंने नाश्ता किया तो अम्मी से बोली कि अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लें, मैं किचन समेट लेती हूँ। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, तुम आराम करो। मैं हंस दी और बोली, अम्मी अगर इससे ज़्यादा आराम किया तो भाभी हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देंगी। खैर मैंने घर के काम में खुद को मसरूफ़ कर लिया था। फारिग होकर अपने कमरे में गई और खिड़की खोलकर बैठ गई थी। ये मेरी देरीना आदत थी। मेरे कमरे की खिड़की के सामने ही खाली प्लॉट पड़ा था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए मुझे वहाँ बैठने से कोई भी मना नहीं करता था। मैं वो खिड़की खोल लेती थी तो मेरा पूरा कमरा ठंडा हो जाया करता था, क्योंकि वहाँ से बहुत ठंडी सी हवा आती थी। मैंने जैसे ही खिड़की खोली फिर से ठंडी बदबू हर सू फैल गई थी। मैंने अपना नाक लपेट लिया था। मैंने देखा कि फिर से प्लॉट में ताज़ा ताज़ा गोश्त पड़ा हुआ था। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर अगर किसी को खाने के लिए गोश्त मिल जाता तो यही बहुत बड़ी बात थी। ये ताज़ा गोश्त यूं फेंक कर जाना मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा कि अम्मी से इस मुतालिक बात करती हूँ। मैं अम्मी के कमरे में चली गई और बोली, अम्मी हमारे घर के सामने जो प्लॉट है वहाँ पर पिछले 2 दिनों से ताज़ा गोश्त पड़ा होता है। अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, दिखाओ तो मुझे। अम्मी मेरे साथ आई तो खिड़की के सामने ही पड़े गोश्त को देखकर हैरत से उनका मुंह खुल गया था। वो कहने लगी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। फिर उन्होंने मेरी जानिब रुख कर लिया था। वो कहने लगी, ज़किया कल रात तुम्हें डर क्यों लग रहा था? मैं बोली, अम्मी मुझे इल्म नहीं है, मैं तो बहुत सालों से इस कमरे में तन्हा लेटती रही हूँ, कभी मुझे डर नहीं लगा, मगर रात भर मैं बेचैन रही थी। इतनी गर्मी थी कमरे में कि क्या बताऊं, मगर फिर भी मैं कंबल मुंह तक तान कर लेटी रही थी। अम्मी कहने लगी, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मेरे कमरे में आकर सो जाती। फिर वो बोली, ज़किया ये ताज़ा गोश्त वाली बात तो अच्छी नहीं होती। मैंने सुन रखा है कि जब कोई काला जादू कर रहा हो तब यूं ही वीराने में ताज़ा गोश्त फेंका जाता है। अब तुम ये खिड़की हरगिज मत खोलना, तुम्हीं पर असर ना हो जाए। अम्मी की बात सुनकर तो मैं मजीद दहल गई थी, इसलिए मैंने अपने कमरे की खिड़की बहुत अच्छी तरह से बंद कर दी थी। मैं तो समझ रही थी कि ऐसा करने से मेरा डर और खौफ खत्म हो जाएगा, मगर ये मेरी खामख्याली ही थी। रात होते ही मुझे फिर से आवाज़ आने लगी थी। कोई मुझे सरगोशियों में पुकार रहा था, ज़किया ज़किया, और फिर गोश्त की बदबू। मैं थर थर कांपने लगी थी। सारी रात मैं डरती रही, जिसका नतीजा यही हुआ कि मुझे बुखार हो गया। सुबह जब मैं उठी तो मेरा पूरा जिस्म बुखार से तप रहा था। मेरी आंखें भी सुर्ख हो चुकी थी। अम्मी मेरी हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। वो बोली, क्या बात है बेटी? जब उन्होंने मेरे जिस्म पर छुआ तो वो परेशान होकर रह गई थी। वो कहने लगी, ज़किया तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अम्मी मुझे दिलासा देकर कमरे से बाहर निकल गई थी। अम्मी ने भाई को मुखातिब किया था और बोली, अरशद मुझे कुछ पैसे दरकार है, तुम्हारी बहन को बहुत सख्त बुखार है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और मैं अम्मी की आवाज़ सुनकर परेशान हो गई थी। अब्बू से पहले तो कभी उन पर ऐसा दिन नहीं आया था कि उन्हें अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता। भाई बोला, अम्मी आजकल महंगाई का जो हाल है वो तो आपके सामने है, इतने पैसे ही नहीं बचते कि थोड़ी बहुत सेविंग हो सके। मैं तो जो कमाता हूँ उससे घर का राशन ले आता हूँ। अब मेरे पास ये आखिरी 2000 बचे हैं, वही ले लें आप। अम्मी बोली, बेटा चलो कुछ तो दो। भाभी बोली, आंटी क्या हो गया है? ये क्या बात हुई कि मामूली सी बीमारी पर आप डॉक्टर के पास भागती हुई जाएं? डॉक्टरों के हाथ में कौन सा शिफा होती है? आप ऐसा करें कि ज़किया को हकीम साहब के पास ले चलें। मुझे कल ही पड़ोसन बता रही थी कि पुल के नीचे एक हकीम ने अपना आस्थाना बनाया है, उसके हाथ में बहुत शिफा है, वो तो लाइलाज मरीज को भी ठीक कर देता है। अरशद आप आंटी को 500 रुपये दे दें, इनका काम हो जाएगा। भाई बोला, अम्मी आमना ठीक कह रही है, आज आप उसे हकीम के पास ले चलें, अगर वो ठीक हो गई तो सही है, नहीं तो कल आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। आप ही 500 रुपये रख लें अभी। अम्मी ने वो पैसे थाम लिए थे शायद, क्योंकि मुझे फिर उनकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद अम्मी मेरे पास आई तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। वो बोली, ज़किया चलो उठो, मैं तुम्हें दवाई दिला देती हूँ। मैं बोली, अम्मी आपने भाई से पैसे क्यों लिए? ये एहसान भी ना लेती, इन 500 रुपये से वो ले आते अपनी लाडली बीवी के लिए फ्रूट। अम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, चुप कर जाओ, अगर तुम्हारी बातें भाभी ने सुन ली तो क़यामत आ जाएगी। मुझे हकीम से दवा लेने से डर लगता था, क्योंकि मैंने कई अखबारात में पढ़ रखा था कि हकीम की दवा से फ़ायदा होने के बजाय लोगों को उल्टा नुकसान ही हो जाता है। किसी की नज़र चली जाती है तो कोई जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाता है, मगर उस वक्त मेरे जिस्म में इतना शदीद दर्द था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अम्मी के साथ चल पड़ी थी। हकीम दरमियानी उम्र का मर्द था, उसकी आंखें एक्सरे की तरह जिस्म से आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है लड़की, क्या मर्ज लाहक है तुम्हें? मैं चुप रही तो अम्मी कहने लगी कि बच्ची को बुखार हो गया है अचानक, जिस्म में बहुत दर्द है, इसीलिए दवा लेने आए हैं। हकीम मेरी जानिब गौर से देखता रहा और फिर बोला, बीबी पूरी बात बताओ,
तेरी बेटी जवान जहां है, जवान लड़कियों को बिला वजह ही बुखार नहीं हो जाता। मुझे इसकी आंखों में देखकर महसूस हो रहा है कि बात कुछ और भी है। अम्मी कहने लगी, मेरी बच्ची डर गई है, इसी वजह से इसको बुखार हो गया है। हमारे घर के सामने एक कच्चा प्लॉट है, वहाँ चंद दिनों से कोई ताज़ा गोश्त फेंक जाता है। उसकी बदबू भी फकत मेरी बेटी के कमरे में ही जाती है और फिर रात भर इसको आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई इसको मुखातिब कर रहा हो। हकीम ने सर हिला दिया और बोला, हाँ ये बात है, अब तुमने बताई ना पूरी बात। जवान लड़कियां अक्सर डर जाया करती हैं। बीबी बात यह है कि जब तक इस बच्ची का डर खत्म नहीं होगा तब तक इसका बुखार नहीं टूटेगा, और फिर जिस चीज से ये डरी है अगर उसका मुकाबला न किया तो वो इस पर हावी हो जाएगी और इसके जिस्म में घुसकर इस पर नुकसान पहुंचाएगी। मेरा मशवरा यह है कि 2 रातों के लिए अपनी बेटी को उसी कच्चे प्लॉट में बंद कर दो, फिर देखना हर डर खौफ इससे दूर चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो बदरू इसके वजूद पर कब्जा करना चाहती है वो इसकी हिम्मत देखकर इससे खौफजदा होकर भाग जाएगी। तेरी बेटी का यही इलाज है, इसे हिकमत की जरूरत नहीं है। अम्मी बोली, हकीम साहब ये तो पहले ही इतना डरती है, मुझे डर है कि अगर मैंने इसे रात भर के लिए खाली प्लॉट में छोड़ दिया तो न जाने मेरी बेटी के साथ क्या हो जाए। हकीम बोला, बीबी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, मगर मेरी बात गौर से सुनो। मैंने जो अमल बताया है उस पर अमल करने में ही इसकी बका है, नहीं तो तेरी बेटी कमजोर हो जाएगी और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें ताकतवर हो जाएंगी। तो मेरी बात मान ले, नहीं तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगी। मैं और अम्मी हकीम साहब की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। हकीम कहने लगा, मुझे अपने घर का पता दो, मैं रात भर दुआएं पढ़कर इस बच्ची पर फूंकता रहूंगा, ये कमजोर नहीं पड़ेगी। अम्मी ने पता समझा दिया तो हम दोनों माँ बेटी घर वापस आ गई थी। अम्मी और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। भाभी हमारे पास आ गई और कहने लगी, क्या बात है जकिया, क्या बात है, कहीं जकिया को कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया जो तुम दोनों माँ बेटी को इस कदर सख्ता लगा हुआ है। अम्मी तो भाभी की बात सुनकर दहल गई थी। वो कहने लगी, आमना तुम्हारे मुंह के आगे खंदक है, कभी तो बात करने से पहले सोच लिया करो, अल्लाह ना करे कि मेरी जवान जहाँ बेटी को इस तरह की खतरनाक बीमारी हो। भाभी का मुंह बन गया था। वो कहने लगी, आंटी आप तो मेरी बात को पकड़ ही लेती हैं, मैंने तो वैसे ही पूछा था, क्या कहते हैं हकीम साहब। अम्मी बोली, उसने तो हमें परेशानी में डाल दिया है, उसने जो बात बताई है उसी को सोच सोच कर मेरा दिल बंद हो रहा है। भाभी बोली, मुझे भी तो पता चले कि आखिर क्या कहा है उन्होंने। अम्मी ने सारी बात भाभी को बता दी तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वो बोली, ये तो बहुत परेशानी की बात है, आपने क्या सोचा है फिर, उनकी बात पर अमल करना है या नहीं। अम्मी कहने लगी, मैं तो खुद घबराई हुई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी बोली, आंटी मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि फकत 2 रातों की ही तो बात है, ये काम मुश्किल है मगर करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये अमल करके अपनी बेटी की जवानी बचा सकती हैं, ये अमल कर ही लें, मगर इस बात के मुतालिक आप अरशद को कानो कान खबर मत होने देना, नहीं तो वो फौरन इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो अपनी बहन को घर से निकलने नहीं दूंगा। मगर आंटी बात तो ये है ना कि बहनें बीमार हों तो भाई साथ कहाँ देते हैं, वो तो अपनी गुर्बत का रोना रोने लगते हैं। आपको ही अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं सब में आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मैं रात के वक्त जकिया को घर से बाहर भेज दूंगी। अम्मी बोली, आमना तुम्हें क्या लगता है ये सब दुरुस्त है। भाभी ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न करें। भाभी किचन में घुस गई थी जबकि अम्मी मेरे पास बैठी हुई थी। वो बोली, जकिया फकत 2 रातों की ही तो बात है, तुम्हें ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा, बोलो तुम मेरी बात मानोगी ना। मैं बोली, अम्मी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसे हकीमों पर एतबार नहीं है। अम्मी बोली, बेटा ये भी तो सोचो ना, वो हकीम अगर फ्रॉडिया होता तो हमसे बहुत से पैसों का मुतालबा करता, हमसे कहता कि जाओ बकरा लाओ, जाओ ये करो वो करो, मगर उसने तो हमें दोबारा अपने पास बुलाया भी नहीं है। हमें तो उसने सीधा सादा सा अमल बता दिया है। मैंने सर हिला दिया था। अम्मी ठीक कह रही थी, मगर मेरे दिल का डर किसी तौर पर ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। यूं ही रात का वक्त भी हो गया था। भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, जकिया तुम तैयार हो। मैं चुप ही रही थी तो भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया। वो बोली, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये मुश्किल वक्त बहुत जल्द कट जाएगा। मैं सारी रात तुम पर आयतें पढ़कर फूंकती रहूंगी। मुझे हैरत हो रही थी कि भाभी आज इस कदर अच्छी कैसे हो गई थी, उनकी जबान से शहद कैसे टपक रहा था। खैर थोड़ी देर गुजरी तो अम्मी मेरे पास आकर बोली, चलो जकिया तुम्हारा भाई अपने कमरे में चला गया है, मैं तुम्हें प्लॉट में छोड़कर आऊँ। अम्मी मुझे साथ ले गई थी। अम्मी ने मुझे प्लॉट में एक कमरे की खिड़की के साथ बांध दिया था। इस प्लॉट में महज 2 कमरे बने हुए थे। उन कमरों के बाहर ना कोई चारदीवारी थी और ना ही कुछ और। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अम्मी भी मेरे गले लगकर रोने लगी थी। खैर फिर वो मुझे दिलासा देते हुए घर वापस चली गई थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं सोचने लगी कि यूं अचानक बैठे बिठाए मेरे साथ हो क्या गया है, मेरी तकदीर यूं कैसे पलट गई है। मैं तो खुशबाश रहने वाली लड़की थी। मैं यही बातें सोच रही थी कि मेरे कानों में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, जिससे मेरी वहशत में मजीद इजाफा हो रहा था। वक्त बहुत सुस्त रवि से गुजर रहा था। बहुत देर बाद मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैं बहुत घबरा गई थी
क्योंकि मैंने सुन रखा था कि ऐसे इलाकों में नशे छुप छुप कर नशा करने आते हैं। अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो मैं क्या कर पाऊंगी? अम्मी तो मुझे जाते हुए बांध कर गई थी, मैं अपना दिफा कैसे कर पाऊंगी? तभी एक लड़का जिसके चेहरे पर नकाब था वो मेरे पास आया और बोला, तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत बड़े खतरे में हो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। मैं बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो लड़का बड़ी ढिठाई से आगे बढ़ा और उसने बड़ी अजीब हरकत की थी। वो मेरे दुपट्टे को पकड़कर खड़ा हो गया था, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी, मगर वो लड़का मुझे कुछ भी कहे बिना ही चला गया था। उसके जाने के बाद मैंने अल्लाह के शुक्र अदा किया था। मैं बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी मैं पुरसुकून भी नहीं हुई थी कि मुझे फिर से कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैं दहल गई थी कि शायद वो लड़का फिर से आ गया था, मगर सामने का मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि हकीम खड़ा था। उसने कुछ कहे बिना ही मेरी रस्सी खोल दी थी। मैं बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं थर थर कांपने लगी थी और फिर वो हकीम देखते ही देखते मुझे घसीटता हुआ उस कमरे से बाहर ले आया था। बाहर हू का आलम था, कोई इंसान मौजूद नहीं था। वह हकीम मुझे अपनी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गया था। मैं रोती जा रही थी। फिर वो मुझे एक सुनसान से इलाके में ले गया। उसने मुझे गाड़ी से निकाला और एक कमरे में ले गया। उसके चेहरे से शैतानियत टपक रही थी। वो बोला, तुम जैसे पागल और जाहिल लोग हम जैसे लोगों का काम बहुत आसान कर देते हैं। मैंने तुम्हें देखा तो ये फैसला कर लिया था कि किसी सूरत मैंने इस चिड़िया को हाथ से नहीं निकलने देना। लो देखो, अब तुम मेरे कब्जे में हो, मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी, क्योंकि जिंदगी में कभी मुझे ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। तभी उस हकीम को कोई चीज याद आ गई थी शायद। वो बोला, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो इतना कहकर बाहर निकल गया था, मगर तभी मुझे बहुत से कदमों की आवाजें सुनाई दी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि क्या ये हकीम अपने साथियों को भी ले आया था। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगने लगी थी और तभी कमरे में पुलिस दाखिल हो गई थी। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और तब मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी थी जिसे मैंने प्लॉट में देखा था। वो जल्दी से मेरे पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोला, तुम फिक्र मत करो, वो हकीम अपने अंजाम को पहुंच गया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छुड़ाऊं। मैं उस लड़के से कोई सवाल जवाब नहीं कर पाई थी, बिल्कुल खामोशी से उसके साथ चली गई थी। वो मुझे घर ले गया तो वहाँ अलग से कोहराम बापा था। मेरी अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि भाई गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, बेशर्म बेगैरत, इस वक्त किसके साथ मुकाला करके आई हो? तब वो लड़का आगे बढ़ा था। उसने अपने चेहरे से नकाब पलट दिया था। वो बोला, अरशद भाई, आप अपनी बहन को बुरा भला मत कहें, वो तो बेकसूर है बेचारी। तब मेरी भाभी आगे बढ़ी थी। वो बोली, हैदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने घर जाओ, हमारे जाती मामले में मत पड़ो। वो लड़का बोला, बाजी, मैं सारी बात भाई को बता दूं फिर चला जाऊंगा। भाई उसकी जानिब मुतवज्जा हुए और बोले, क्या कहना चाहते हो? वो लड़का बोला, भाई मेरा नाम हैदर है, मैं बाजी आमना की फुप्पो का बेटा हूँ। कुछ दिन पहले ही इनके घर आया था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि बाजी का भाई सिद्दीक जकिया को बहुत पसंद करता है। इन्होंने रिश्ता भी मांगा था जकिया का, मगर आप लोगों ने इनकार कर दिया। सिद्दीक हर हाल में जकिया को हासिल करना चाहता था, इसलिए बाजी आमना ने इसे मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो कि हर रात जकिया की खिड़की के सामने वाले प्लॉट में गोश्त रख जाया करो और रात के वक्त उसको खिड़की के पास खड़े होकर आवाजें दे दिया करो। मैं ये मशहूर कर दूंगी कि जकिया पर तो जिनों का साया है, इसलिए इससे कोई शादी करने पर आमादा नहीं होगा। तब मैं तुम्हारी शादी जकिया से करवा दूंगी। इनका यही मंसूबा था। मगर जब जकिया और आंटी हकीम साहब के पास गईं, तो उसने मशवरा दिया कि लड़की को रात के वक्त तन्हाई प्लाट में बांध दो। बाजी आमना को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना मंसूबा बदल लिया और अपने भाई से कहा कि तुम आज रात जकिया को अगवा करके ले जाना और फिर सुबह हमारे दरवाजे पर छोड़ जाना। मैं जकिया की बदनामी कर दूंगी कि ये तो बदकिरदार है। ऐसे में तुम आगे बढ़कर कहना कि मैं जकिया को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब ये बातें सुनी तो रात के वक्त जकिया को बचाने के लिए पहुंच गया था, मगर इसने मेरी एक बात ना मानी। मैंने बड़ी होशियारी के साथ इसके पल्लू के साथ एक मोबाइल फोन बांध दिया था, जिसकी लोकेशन मैं पहले से ही ऑन कर चुका था। फिर वो हुआ जिसके मुतालिक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मंसूबा तो बाजी और सिद्दीक का था, मगर फायदा उठाना चाहता था वो हकीम। वो जकिया को अगवा करके ले गया। चूंकि मैंने लोकेशन ऑन की हुई थी, इसीलिए पुलिस की मदद से उसके ठिकाने पर पहुंचकर जकिया को बचा लिया था। हैदर की बातें सुनकर तो हम पर बिजली ही गिर गई थी। तभी मुझे हैदर के पीछे खड़ा हुआ सिद्दीक नजर आया था। भाई आगे बढ़ा और बोला, हाँ सिद्दीक, तो तुम जकिया से शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। तुम कहो तो मैं बुलवा लूं मौलवी साहब को। सिद्दीक ने नफी में सर हिला दिया और बोला, कितनी देर हो गई इसको हकीम साहब की कस्टडी में? मैं तो ये भी नहीं जानता कि जकिया उस हकीम से महफूज भी रही है या नहीं, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता। हैदर आगे बढ़ा और बोला, भाई मैं जकिया को अपनाने के लिए तैयार हूँ। भाई कहने लगे, ठीक है, 1 हफ्ते बाद बारात लेकर आ जाना। और भाभी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया था। मेरी शादी हैदर से हो गई है। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का साबित हुआ है। वो मुझे बहुत खुश रखता है, जबकि भाभी को भाई अभी तक घर नहीं लाए। इस बात को 2 साल हो चुके हैं,
भाई चाहते हैं कि आमना भाभी को तलाक दे दें, मगर अम्मी उन्हें रोक देती हैं। अब मुझे इल्म नहीं है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मैं तो हैदर के साथ बहुत खुश हूँ, मगर जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था वो आज भी अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।